मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के संबंध में। दिल्ली सल्तनत 1206 में स्थापित होती है और 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। इस टाइमिंग 1206 से लेकर 1526 के बीच दिल्ली सल्तनत में किन किन राजनीतिक वंशों के द्वारा शासन किया गया, उसके विषय में हम अभी देखेंगे। और इस वंश के प्रथम शासक और प्रथम वंश के संबंध में हम पढ़ेंगे आज के इस सेशन के अंतर्गत। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजनीतिक वंशों के द्वारा शासन किया गया, तो सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, यानी 1206 में शासन प्रारंभ किया गया, तो उनके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना या उनके वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक शासन करते हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत जो शासक हैं गुलाम वंश से संबंधित है। तो गुलाम वंश के प्रथम और महत्वपूर्ण शासक होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक शासक हैं। इसके बाद इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों में इल्तुतमिश महत्वपूर्ण है, उसके बाद बलबन महत्वपूर्ण है। इस बीच अन्य और भी शासक हैं, बलबन के उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं होते। और गुलाम वंश 1290 में समाप्त होता है और इस वंश के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश यहां स्थापित होगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश के द्वारा 1290 से 1320 तक शासन किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या की जाती है और 1290 में इस वंश की स्थापना की जाती है। इनकी हत्या के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शासन किया जाएगा, जो इस वंश का महत्वपूर्ण शासक होगा। और 1320 में यह वंश समाप्त हो जाता है। 1320 के बाद में नए और महत्वपूर्ण राजनीतिक वंश आएगा यहां पर, तुगलक वंश। तुगलक वंश के द्वारा 1320 से 1414 ईस्वी के बीच में शासन किया गया और ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजनीतिक वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, इसके अन्य महत्वपूर्ण शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक हैं, जिनके द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया और बहुत महत्वपूर्ण सुधार कार्य इनके द्वारा किए गए। इनके विषय में हम तुगलक वंश के संबंधित सेशन के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला चौथा राजनीतिक वंश होगा सैयद वंश। 1414 में खिजर खां के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई और 1451 में यह वंश समाप्त हो जाता है। इस दिल्ली सल्तनत का अंतिम और महत्वपूर्ण वंश होगा लोधी वंश। लोधी वंश में बहलूल लोधी के द्वारा 1451 में इस वंश की स्थापना की गई और 1526 में यह वंश समाप्त हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण शासक के रूप में ही सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद में दिल्ली सल्तनत और इस वंश के अंतिम शासक के रूप में इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है 1526 में और दिल्ली में एक नए राजनीतिक वंश की स्थापना होती है, यानी मुगल वंश की, जिसके विषय में दिल्ली सल्तनत के बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये 5 राजनीतिक वंश हैं दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 के बीच में शासन करने वाले। आज हम प्रारंभ करेंगे गुलाम वंश के संबंध में। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों बोला गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इससे पहले सेशन में हम पढ़ चुके, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और इनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम होता है, तो ये क्रम चलता है। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत में प्रारंभिक रूप से शासन करने वाले जो गुलाम होते हैं, उनके वंश को गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। इससे पहले सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें 1206 में गौरी की मृत्यु होती है, तो गौरी की मृत्यु के बाद में गौरी के द्वारा विजित साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, जिसमें गौर क्षेत्र में उनके वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में उनका भतीजा शासन करता है, गियासुद्दीन महमूद। गौर क्षेत्र में शासन करने वाला शासक होगा गियासुद्दीन महमूद। इसके बाद यहां पर गजनी के क्षेत्र में शासन करने वाला गौरी का गुलाम है यल्दूज। यल्दूज के द्वारा इस क्षेत्र में शासन किया जाएगा। यल्दूज इस क्षेत्र में शासन करेगा और नीचे के क्षेत्र में मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में यहां पर शासन किया जाएगा कुबाचा के द्वारा। कुबाचा इस क्षेत्र में शासन करेगा और भारत का
और यहाँ लाहौर तक का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र और लाहौर का क्षेत्र, यहाँ पर शासन करने वाला महत्वपूर्ण शासक है ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासन करता है। जिस समय 1206 में गौरी की मृत्यु होती है, तो गौरी की मृत्यु के बाद में 1206 में जब अपना राज्याभिषेक करता है तो ये दिल्ली से लाहौर आता है और लाहौर से ही अपनी सत्ता का संचालन करता है। यानी ऐबक के समय पर उत्तर भारत की राजनीति का जो केंद्र है वो लाहौर है और यहीं से इनके साम्राज्य का संचालन होगा। सर्वप्रथम हम यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के विषय में चर्चा करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभिक रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था और गौरी का ये गुलाम किस प्रकार बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बाल्यावस्था में ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर निशापुर में बेचा गया था और यहां पर इनको खरीदा गया एक प्रसिद्ध सूफी संत फखरुद्दीन अजीज कूफी के द्वारा। ये एक सूफी संत थे फखरुद्दीन अजीज कूफी, जो इमाम अबू हनीफा के वंशज में से है। तो इनके द्वारा इनको खरीदकर इनका पालन पोषण किया गया, अपने पुत्र की भांति इनको सभी अधिकार प्रदान किए गए और इनको उच्च शिक्षा प्रदान की गई। साथ में धनुर्विद्या, घुड़सवारी आदि चीजों में भी इनको पारंगत किया गया। तो ऐबक, जब फखरुद्दीन अजीज कूफी की मृत्यु हो जाती है तो ऐबक को इनके पुत्र के द्वारा बेच दिया जाता है एक व्यापारी को, और वो व्यापारी कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर आता है गजनी में, क्योंकि उस समय पर गौर क्षेत्र के शासक के रूप में गयासुद्दीन मोहम्मद होते हैं और उनके भाई उनके सहायक के रूप में गजनी क्षेत्र से अपने राज्य का विस्तार करते हैं या अपनी सत्ता का संचालन करते हैं। तो गजनी यहां पर लाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर जब इनको बेचा जाता है तो मोहम्मद गौरी के द्वारा इनको यहां पर खरीद लिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कर्तव्य परायणता से, उनकी ईमानदारी से मोहम्मद गौरी प्रभावित होता है और इनको एक सिपा सलार के पद पर नियुक्त करता है। बाद में इनकी लगनशीलता से प्रभावित होकर के, इनकी कर्तव्य परायणता से प्रभावित होकर के इनको प्रमोट करता है और अमीर आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अमीर आखुर के पद पर रहते हुए ये सैन्य सुधार कार्य करते हैं, गौरी की सेना में उसको संगठित करते हैं, महत्वपूर्ण सुधार कार्य करेंगे। और जितने गौरी के द्वारा बाद में आगे यहाँ भारत के क्षेत्र में जो अभियान किए जाएंगे, उन अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक एक महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है अब हरियाणा के क्षेत्र में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तो दूसरे युद्ध 1192 में इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका इस युद्ध में निभाई जाती है। जब युद्ध जीत जाते हैं तो युद्ध जीतने के बाद गौरी भारत के क्षेत्र यानी राजस्थान और इधर उत्तर भारत के क्षेत्र का इनको प्रशासक नियुक्त करके गजनी क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। तो यहां पर इनके द्वारा जो क्षेत्र जहां इनका यानी उत्तर भारत के जिन क्षेत्रों पर इनको प्रशासक नियुक्त किया गया, उस क्षेत्र में ये कुशलतापूर्वक प्रशासन करते हैं और इस क्षेत्र में होने वाले विद्रोह को इनके द्वारा सफलतापूर्वक दमन किया जाता है। और जिन क्षेत्रों को गौरी के द्वारा नहीं जीता जाता तो उन क्षेत्रों को भी इनके द्वारा जीत लिया जाता है। जिसमें महत्वपूर्ण होगा, हमने इससे पहले सेशन में पढ़ा था कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा जयचंद को पराजित किया जाता है। उसके बाद में 1195 में ग्वालियर और बयाना, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, एक महत्वपूर्ण किला है ये, तो इन क्षेत्रों को यानी ग्वालियर और बयाना के क्षेत्रों को भी जीत लिया जाता है। जीतने के बाद में अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। तो इन युद्धों में ऐबक के द्वारा एक सहायक की भूमिका निभाई जाती है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब गौरी यहां से वापस गजनी चला जाता है तो अब यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपने नेतृत्व में कुछ अभियान किए जाएंगे। सर्वप्रथम इनके द्वारा 1195 के बाद में 1196 में ये आक्रमण करेंगे अजमेर पर, जबकि अजमेर इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पूरे राजस्थान के क्षेत्र पर और इन क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो गया था। लेकिन यहां विद्रोह होता है, यानी ऐबक के विरुद्ध या गौरी के विरुद्ध विद्रोह होता है। उस विद्रोह का दमन करने के लिए ऐबक दिल्ली से अजमेर पहुंचते हैं। यहां विद्रोह का सफलतापूर्वक इनके द्वारा दमन किया जाता है और यहीं पर एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1196 में, जिसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1196 में अजमेर में इनके द्वारा अभियान होगा और इस अभियान में इनके द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया जाएगा अजमेर में,
और जिस मस्जिद का नाम होगा कुव्वतुल इस्लाम पुरी, इस मस्जिद का नाम होगा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में इनके द्वारा बनाई जाती है, जिसके विषय में हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद में इनके द्वारा अभियान किया जाएगा आगे के क्षेत्र में, यानी राजस्थान के अजमेर के बाद में जो महत्वपूर्ण यहाँ पर राजनीतिक शक्ति के रूप में शासन करने वाला राजवंश है चालुक्य वंश, यानी सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के शासक भीम सेकंड के विरुद्ध इनके द्वारा अभियान किया जाएगा और यह अभियान होगा 1197 में। गुजरात पर अभियान होगा, शासक भीम सेकंड को पराजित किया जाएगा और गुजरात के अभियान में गोरी की प्रथम पराजय होती है 1178 में। यह ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है। उस समय के शासक होते हैं मुलराज सेकंड और उनके संरक्षिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में होती है नायका देवी। तो यहां पर भीम सेकंड को पराजित किया जाएगा। पराजित करने के बाद इन क्षेत्रों से इनको भारी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है और ये वापस जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में जाने के बाद में ये 1 लाख दिनार के अंतर्गत या दिनार में ये खरीदते हैं इल्तुतमिश को और इल्तुतमिश बाद में इनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनको इनके द्वारा अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। 1197 के बाद में ये 1197 और 98 में अभियान करेंगे बदायूं का। बदायूं के क्षेत्र पर अभियान किया जाएगा और बदायूं को विजिट कर लिया जाता है और विजिट करने के बाद में यहां पर इल्तुतमिश को गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों को जीतने के बाद में, बदायूं पर अधिकार करने के बाद में अब ये नीचे के इस क्षेत्र में अभियान करेंगे और ये क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र, यानी यहां पर शासन है चंदेल वंश का और चंदेल वंश के शासक है परमार्थी देव। तो परमार्थी देव को इनके द्वारा पराजित किया जाएगा। इस क्षेत्र में अभियान होगा 1202 में। तो परमार्थ देव को इनके द्वारा पराजित किया जाता है। इस क्षेत्र को भी ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, यानी कि गौर साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। 1202-3 में इनके एक सहायक के रूप में या गोरे के एक सिपासलार, उनके द्वारा अभियान किया जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। ये सिपासलार हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो इस समय सहायक के रूप में है कुतुबुद्दीन ऐबक के और दोनों ही सिपासलार हैं मोहम्मद गोरी के। तो बख्तियार काकी को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस क्षेत्र में अभियान के लिए भेजा जाता है और ये सर्वप्रथम अभियान करेंगे बिहार पर। बिहार में इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो इस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो नालंदा विश्वविद्यालय और साथ में ओदनपुरी बौद्ध विहार आदि कुछ जो शिक्षा के केंद्र थे उनको जला करके नष्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद बिहार के बाद में इनके द्वारा जो अभियान किया जाएगा वो होगा बंगाल का। बंगाल में इसमें शासक हैं लक्ष्मण सेन, सेन वंश के महत्वपूर्ण और अंतिम शासक होंगे। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान निवास करते हैं, जिनके विषय में हम सेन वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्वान सेन वंश में या लक्ष्मण सेन के दरबार में निवास करते थे। इनको पराजित किया जाता है। पराजित करने के बाद में बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर उनके द्वारा अधिकार करके प्रशासन किया जाता है। बाद में एक अभियान करते हैं कामरूप के विरुद्ध, यानी कामरूप जो असम का क्षेत्र है वहां पर इनके द्वारा अभियान किया जाता है और इस अभियान में खिलजी सफल नहीं होते। जब ये वापस आते हैं तो वापस आने के बाद जब बीमार पड़ जाती तो इन्हीं के खिलजी के एक सहायक अली मर्दान के द्वारा इनको मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है और इस क्षेत्र में उनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। बाद में अली मर्दान ऐबक के पास आते हैं और अपने आप को एक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए आग्रह करते हैं और ऐबक के द्वारा उनको बंगाल और बिहार के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। आगे चल करके जब गोरे की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में यहाँ पर शासन करेंगे अली मर्दान, जिसको इल्तुतमिश के द्वारा पराजित किया जाएगा और अपने पुत्र को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ये हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे। तो यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण अभियान हैं जो ऐबक अपने नेतृत्व में करता है और इन क्षेत्रों में जो विद्रोह होते हैं उनका दमन करेगा सफलतापूर्वक और बाकी क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार करता है। 1205 में जिस समय पर खोकर जाति के विद्रोह होता है और गोरे के द्वारा इस क्षेत्र में खोखरों के दमन करने के लिए अभियान किया जाता है, तो उस अभियान में
गोरी और गोरी के ऐबक के गुलाम जो इल्तुतमिश है, इनके द्वारा गोरी की सहायता की जाती है। और इस युद्ध में ऐबक के और इल्तुतमिश के सहयोग से प्रसन्न होकर के इल्तुतमिश को इनके द्वारा पदवी दी जाती है, जिसके विषय में हम इल्तुतमिश के सेशन में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो उसके बाद 1206 में ये शासक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, यानी इस क्षेत्र में शासक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। अब कुबाचा और यल्दूज के साथ, जिनके द्वारा मुल्तान और सिंध क्षेत्र में शासन किया जा रहा है, इसके द्वारा यहां पर शासन किया जा रहा है। शासक बनने के बाद में इनके साथ संघर्ष प्रारंभ होगा और उस संघर्ष में ये यहां पर कूटनीति का प्रयोग करेंगे। यल्दूज की पुत्री के साथ में विवाह करते हैं और कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कराते हैं और कुबाचा और इनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो इस ओर से अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेते हैं। यल्दूज के साथ फिर भी संघर्ष चलता रहता है। 1208 में यल्दूज के विरुद्ध अभियान करेंगे, जिसमें गौर क्षेत्र के शासक गयासुद्दीन महमूद के द्वारा इनकी मदद की जाती है, सहायता की जाती है और यहां यल्दूज को इनके द्वारा पराजित किया जाता है। उसी समय पर 1208 में गयासुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र कर देते हैं और स्वतंत्र शासक के रूप में, यानी दिल्ली और लाहौर के स्वतंत्र शासक के रूप में उनके द्वारा इनको स्वीकार कर लिया जाता है। तो 1208 से 1210 तक एक स्वतंत्र शासक की भांति इनके द्वारा शासन किया जाता है। 1208 में ही ये अपने गुलाम इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करते हैं और अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह कर देते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए स्थापत्य के संबंध में चर्चा करेंगे। इनको देखेंगे कि यहां पर इनके द्वारा, यानी भारत के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य या स्थापत्य कार्य किए गए। सबसे पहले इनके द्वारा, जिस समय तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में 1192 में इनको एक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया, तो इनके द्वारा यह मस्जिद का निर्माण किया गया 1192 में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में मेहरौली में इस मस्जिद का निर्माण किया गया 1192 में, 1192 में। इस मस्जिद में, इसके प्रांगण के अंतर्गत मेहरौली का लौह स्तंभ शामिल है। मेहरौली का लौह स्तंभ यहां पर शामिल है, ये आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में इस क्षेत्र में इनके द्वारा कहा जाता है कि कुछ मंदिरों को तोड़ करके उनके द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र में अन्य कार्य भी इनके द्वारा किए गए। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर इस प्रांगण के अंतर्गत मेहरौली का लौह स्तंभ लेख शामिल है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में। यहां दूसरा स्थापत्य कार्य इनके द्वारा किया गया कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार है जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये निर्माण कार्य क्यों प्रारंभ किया गया, तो ये इनके समय पर एक महत्वपूर्ण सूफी संत हैं जिनके विषय में हमने डिस्कस किया था गौरी के सेशन के अंतर्गत भी। गौरी के साथ में भारत में आने वाले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके शिष्य के रूप में यहां पर बख्तियार काकी खिलजी हैं। तो बख्तियार काकी खिलजी अपने आध्यात्मिक केंद्र चुनते हैं दिल्ली को और चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं दिल्ली के अंतर्गत। तो यहां पर उनकी स्मृति में 1199 में इनके द्वारा ये निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो इनके टाइमिंग में कुतुब मीनार की एक मंजिल का निर्माण होता है और बाद में आगे इनकी मृत्यु के बाद 1210 में इल्तुतमिश के द्वारा अन्य 3 मंजिल का निर्माण किया जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक के समय पर बिजली गिरने से इसकी जो चौथी मंजिल होती है वह धाराशायी हो जाती है, जिसका फिरोज शाह तुगलक पुनर्निर्माण कराता है और उसके ऊपर एक 5वीं मंजिल खुद बनाता है। तो इन दोनों मंजिलों को इनके द्वारा संगमरमर से बनाया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण प्रारंभ कराया जाता है और इसके निर्माण को पूरा किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र में है। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनाई गई, जबकि ये जीवित थे उस समय पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खिलजी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जिससे ऐबक बहुत प्रभावित थे। तो उन्हीं की याद में या उन्हीं की स्मरण में ये बनाई गई यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसके संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य के सेशन के अंतर्गत। इसके अलावा और महत्वपूर्ण यहाँ पर इमारतें हैं। ये पूरी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, यहाँ पर सिर्फ दीवार है और दरवाजा है जो अब इस स्थिति में है, लेकिन जिसमें इसको बनाया गया तो ये इसकी वास्तविक स्थिति थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की।
यहां पर यह है अलाई दरवाजा, जो बनाया गया उत्तरवर्ती शासक खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस क्षेत्र में यहां पर कुतुब मीनार से बड़ी मीनार बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसे अलाई मीनार ये यहां पर बोला गया। तो अलाई मीनार यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन किसी ही कारणवश वो कार्य पूरा नहीं कर पाए और ये अधूरी इस समय पर भी यहाँ पर मीनार स्थित है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में यहाँ पर ये जो इमारत है, यहाँ ये मकबरा है इल्तुतमिश का। इस क्षेत्र में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। तो ये मेहरौली के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों के द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य हैं, इनके विषय में हम आगे भी देखेंगे। और यहां पर आप देखेंगे ये है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसके संबंध में दो मत यहां पर प्रचलित हैं कि इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोला जाता है। एक मत है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में कराया गया, इसलिए इसी को 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। दूसरा मत है कि इस क्षेत्र में जहां मस्जिद का प्रांगण है, तो यहां पर एक उर्स आयोजित होता था प्रतिवर्ष, जो 2.5 दिन तक चलता था। उसी उर्स की वजह से इस क्षेत्र का या इस मस्जिद का नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं इस मस्जिद के नाम से संबंधित है। और इस मस्जिद की दीवारों पर चौहान वंशी शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा श्री हरि केली नाटक की पंक्तियों को अंकित कराया गया था, तो वो इसकी दीवारों पर अंकित है। तो इसका निर्माण किया गया था अजमेर अभियान के दौरान 1196 में। तो 1196 में 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। तो ये महत्वपूर्ण स्थापत्य से संबंधित इनके द्वारा किए गए कार्य ही। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों के संबंध में और इनके दरबारी जो विद्वान थे उनके संबंध में देखेंगे। तो इनकी कुछ उपाधि हैं। इनको लाख बख्श बोला जाता है। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला। ये बहुत ज्यादा दान करते थे, दान प्रवृत्ति के कारण इनको लाख बख्श बोला गया। और इसी प्रवृत्ति के कारण इनको बोला गया, इनकी दानशीलता के कारण इनको बोला गया हातिम ताई या द्वितीय हातिम ताई। हातिम सेकंड। तो ये महत्वपूर्ण उपाधि है, लाख बख्श और हातिम ताई, दोनों ही उपाधि इनकी है, इनकी दानशीलता के कारण इनको दी गई। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण उपाधि है इनकी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी उपाधि से संबंधित, कुरान खां। तो कुरान खां इनको क्यों बोला गया? जिस समय पर इनको फखरुद्दीन अजीज कुफे के द्वारा खरीद लिया गया था और इनका पालन पोषण किया गया, तो उस समय पर इनके द्वारा बाल्यावस्था में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया गया था, यानी हिफ्ज कर लिया गया था। तो ये कुरान का बहुत अच्छे से उच्चारण करते थे, यानी एक कारी थे और कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ते थे। तो उसी के कारण से कुरान को अच्छे से मधुर आवाज में पढ़ने के कारण इनको कुरान खां बोला गया। दूसरा, इसमें एक और मत मिलता है कि इनको उपाधि इनको क्यों दी गई कि कुरान को अपने पास रखते थे। तो दोनों ही चीजें हैं, कुरान को अपने साथ रखते थे और कुरान का बहुत अच्छे और मधुर आवाज में ये उच्चारण करते थे, उसको पढ़ते थे, इसलिए उनको कुरान खां भी बोला गया। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण उपाधि है पील बख्श। पील बख्श इनको बोला गया हाथियों का दान करने वाला। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला। तो ये इनकी 4 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जिनके विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इनके महत्वपूर्ण दरबारी होते हैं, दरबारी विद्वान होते हैं, तो उनका नाम है फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर, यह महत्वपूर्ण है। फक्र ए मुदब्बिर, इनके द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी आदाब उल सुजात, आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब व अल सुजात। व अल सुजात।
ये पुस्तक याद रखिएगा। फक्र ए मुदब्बिर इनके दरबार के प्रमुख विद्वान हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आदाब उल हर्ब व अल शुजा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 1210 में जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु कैसे होती है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1210 में ये लाहौर में अपनी राजधानी में चौगान खेल रहे थे। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये घोड़े से गिरते हैं तो जो काठी होती है वो काठी इनके छाती में लगती है। तो उसके घायल होने की वजह से या उसके लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। 1210 में इनके उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह आते हैं, जिनको लाहौर में शासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। और दिल्ली में कुछ तुर्क सरदारों के द्वारा इल्तुतमिश को, जो बदायूं के गवर्नर होते हैं, एक शासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो उधर लाहौर में इनके उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह और दिल्ली में जनता और कुछ दरबारियों के द्वारा, तुर्क सरदारों के द्वारा इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया जाता है। इस कारण से दोनों के बीच में संघर्ष होता है, जिससे इल्तुतमिश विजित होते हैं और इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक स्थायित्व प्रदान किया जाता है और दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण शासक के रूप में इनके द्वारा शासन किया जाता है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम इल्तुतमिश के संबंध में पढ़ेंगे, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार कार्यों के संबंध में पढ़ेंगे। आज के सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐबक से संबंधित सभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे, जिनको हमने मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की है। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।